नमस्कार बच्चों। आज आज मेरी दूसरी वीडियो है। तो आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने कल सामान्य श्री मौर्य वंश के बारे में जानकारी आपको दे दी थी। आज हम जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य है, उसने 322 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में है वो मौर्य वंश की नींव डाली। मौर्य वंश की क्या डाली? नींव। यानी कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसकी सहायता से की है? आचार्य चाणक्य की सहायता से। आचार्य चाणक्य की सहायता से। आचार्य चाणक्य की सहायता से है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बना तब उस समय 25 वर्ष की आयु का था। कितने वर्ष की आयु का था? 25 वर्ष की आयु का था। ठीक है। अब उसकी राजधानी का नाम बताइए। तो पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त की राजधानी का नाम क्या है? पाटलिपुत्र। अब क्या होता है कि जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद सेल्यूकस निकेटर है वो राजा बनता है। सेल्यूकस निकेटर जब राजा बनता है तो उसका 305 ईसा पूर्व में उसका 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? सेल्यूकस का। सेल्यूकस निकेटर का युद्ध किसके साथ होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो सेल्यूकस निकेटर है वो हार जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य विजयी रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य विजयी रहता है तो इन दोनों के मध्य क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। तो देखो, संधि की कुछ शर्तें होती है। तो इनके बीच में भी जो संधि हुई थी उसकी भी कुछ शर्तें थी। देखो, एक नंबर शर्त क्या थी? एक नंबर शर्त ये थी कि सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस जो है वो अपनी पुत्री, सेल्यूकस की पुत्री का नाम क्या था? हेलना की पुत्री हेलना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देगा। किसके साथ कर देगा? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो प्रथम संधि की शर्त क्या है? कि सेल्यूकस निकेटर है वो अपनी पुत्री हेलना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। यह भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है। यह भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है, ध्यान रखना। नंबर 2, और एक चीज और, भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि कौन सी है? यही है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि कौन सी है भारत की? सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में जो संधि हुई है वही प्रथम भारत की अंतरराष्ट्रीय संधि है। दूसरी नंबर शर्त ये थी कि जो सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान ये प्रांत देगा। ठीक है, या ये क्षेत्र देगा। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान ये प्रांत दे दिए थे। ठीक है। फिर तीसरी नंबर शर्त ये थी कि सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत भेजा, अपना राजदूत, जिसका नाम था मेगास्थनीज। जिसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। जिसका नाम था मेगास्थनीज। उसे भेजा किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। इसी मेगास्थनीज ने जो है इंडिका पुस्तक लिखी थी, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। ठीक है। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका पुस्तक। ठीक है। किसके दरबार में गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके कहने पर? सेल्यूकस निकेटर के कहने पर। तीसरी नंबर शर्त होगी। चौथी नंबर शर्त यह हुई कि ये सारी चीजें हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य को दान दी गई है। ठीक है, यानी संधि के तहत उसको दी गई है। अब क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी जो है सेल्यूकस निकेटर को दे दिए। सेल्यूकस निकेटर को दिए।
यानी कि सारी चीजें जो है संधि की अधिकतर जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मिली थी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 500 हाथी वो है सेल्यूकस से निकेटर को दे दिए। तो ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि थी, इसकी कुछ शर्तें ये थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो अब क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन काल में है वो देखो उसने कौन कौन से प्रांत को जीता और कहां कहां तक उसका जो क्षेत्र है वो विस्तृत था। देखो उसके जो क्षेत्र है वो मैं पहले बता देता हूं। कांधार, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान, पंजाब, बिहार, गुजरात, विंध्य क्षेत्र, उसके अलावा कंधार, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान, पंजाब, बिहार, गुजरात, विंध्य और कश्मीर ये क्षेत्र है वो एक। और इसके अलावा गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो है साम्राज्य का विस्तार था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इन क्षेत्रों पर अपनी विजय स्थापित की थी। अब क्या हुआ, विजय स्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अकाल पड़ने शुरू हुए। तो अकाल पड़ने शुरू हुए तो उसने क्या किया कि एक झील का निर्माण कराया। उस झील का नाम था सुदर्शन झील। क्या नाम था? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण है वो कहां कराया? सौराष्ट्र प्रांत में। सौराष्ट्र में कहां कराया? सौराष्ट्र में। किसकी सहायता से? पुष्य गुप्त वैश्य की सहायता से। पुष्य गुप्त वैश्य है वो उसका गवर्नर जनरल होता है, उसकी सहायता से सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। लेकिन फिर भी अकाल नहीं रुकते हैं और कहते हैं लगातार 12 साल तक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अकाल पड़े, जिसका निदान वह नहीं कराया। दुखी होकर के वो क्या है, अपने वृद्धावस्था के समय, अपनी वृद्धावस्था के समय जैन आचार्य होता है जिसका नाम होता है भद्रबाहु। भद्रबाहु से जैन धर्म की क्या ले लेता है? दीक्षा ले लेता है और दक्षिण भारत में चला जाता है। कहां चला जाता है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में चला जाता है। दक्षिण भारत में जाने के बाद वो दक्षिण भारत के अंदर श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर पहुंचता है, जो कहां है? मैसूर में है। मैसूर कहां है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में जाता है और संलेखना विधि से अपने प्राण क्या कर देता है? त्याग देता है। अब आप पूछोगे ये संलेखना विधि क्या है? संलेखना विधि ये होती है कि लगातार उपवास करना, यानी कुछ ना खाना। जैन धर्म के अंदर ये प्रथा होती है, एक प्रकार से संलेखना विधि होती है, जिसके द्वारा क्या है अपने प्राणों का त्याग कर दिया जाता है। संलेखना विधि ये होती है कि लगातार भूखे रह करके अपने प्राणों का क्या कर देना? त्याग कर देना। तो संलेखना विधि से है जो अपने प्राणों का त्याग कर देता है। ये कौन सी पहाड़ी पर त्याग करता है? चंद्रगिरी पहाड़ी पर। कब त्याग करता है? 298 ईसा पूर्व में। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य है वो संलेखना विधि से अपने प्राणों को क्या कर देता है? त्याग कर देता है। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक का शासनकाल किसका माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। एक चीज और, क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में भी विजय प्राप्त की थी। इसकी जानकारी हमारे को कहां से मिलती है? अहनानूर और मुरनानूर से। अहनानूर और मुरनानूर से। ये दक्षिण भारत के तमिल ग्रंथ है। कौन से ग्रंथ है? तमिल ग्रंथ है। तमिल ग्रंथ है जिनसे हमारे को ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। किससे जानकारी प्राप्त होती है? अहनानूर और मुरनानूर से। जो ये पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया है ना, इसकी जानकारी हमारे को कहां से प्राप्त होती है? रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्र दामन
के जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, तो रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से क्या जानकारी प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सुदर्शन झील का निर्माण कराया सौराष्ट्र प्रांत में किसकी सहायता से? पुष्यगुप्त वैश्य की सहायता से। अब देखो हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की नींव डाली और आचार्य चाणक्य की सहायता से डाली। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की आयु कितनी थी? 25 वर्ष। और उसने अपनी राजधानी किसे बनाया? पाटलिपुत्र को। 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटर के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य क्या होता है? युद्ध होता है। युद्ध के होने के बाद में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य विजयी रहता है। विजय रहने के बाद दोनों के बीच संधि हो जाती है। संधि के बाद में सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का विवाह, जिसका नाम क्या था? हेलेना। हेलेना का विवाह किससे कर देते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। यह प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था भारत का। आगे देखो फिर क्या होता है? सेल्यूकस निकेटर है कंधार, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान प्रांत है, वो किसको दे देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। सेल्यूकस ने अपना जो राजदूत है उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। इसी ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका पुस्तक लिखी। फिर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी किसको दान किए हैं? सेल्यूकस निकेटर को। अब उसके बाद में बात करते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसके जो साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था। तो देखो कंधार, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान, पंजाब, बिहार, गुजरात, विंध्य और कश्मीर और गंगा यमुना का दोआब, यहाँ इस क्षेत्र में और जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन फैला हुआ था। उसके अलावा अब चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अकाल का निदान के लिए एक झील का निर्माण कराया, जिस झील का नाम क्या था? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ कराया? सौराष्ट्र प्रांत में। सौराष्ट्र प्रांत है उसके उसका गवर्नर जनरल कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य था। अब क्या हुआ? उसके बाद में भी अकाल पड़ते रहे। वृद्धावस्था के समय जैन धर्म का जो आचार्य था भद्रबाहु से दीक्षा ले लेता है और दक्षिण भारत में चला जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, और श्रवण बेलोगोला नामक स्थान पर जो मैसूर कर्नाटक में है और चंद्रगिरी पहाड़ी पर सलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग कर देता है। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की कि 298 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके अलावा अहनानूर और मुर्रानूर से हमारे को किसकी जानकारी प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त मौर्य की। क्या जानकारी प्राप्त होती है? ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने है वो दक्षिण भारत में भी क्या किया? विजय अभियान किया था, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। फिर उसके अलावा मैंने बताया कि सुदर्शन झील के बारे में निर्माण करवाया था सुदर्शन झील ने चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो इसकी जानकारी कहां से मिलती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो चंद्रगुप्त मौर्य का काल माना जाता है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।